नमस्कार मित्रों, एसजीसी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास के तहत हम लोग राजपूतों का उदय पढ़ेंगे। राजपूतों का अभ्युदय, ये आपका भारतीय इतिहास का चैप्टर होगा, राजपूतों का अभ्युदय। उत्तर भारतीय राजपूत राज्य, तो यहां से हम लोग देखेंगे उत्तर भारतीय राजपूत राज्य। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की अवधि 8वीं से 18वीं सदी के बीच है। प्राचीन भारतीय इतिहास हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से साथ समाप्त हो जाता है। तो प्राचीन देखिए इतिहास को, भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो समय काल माना जाता है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के साथ प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है और यहाँ से मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। और मध्यकालीन इतिहास भी 18वीं सदी तक चलता है, मतलब 8वीं से 18वीं सदी तक, मतलब मुगल शासन के अंत के समय तक। ठीक है। मध्यकाल को 2 चरणों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल जो है 8वीं से 12वीं सदी के मध्य, और उत्तर मध्यकाल जो है वह 12वीं से 18वीं सदी के मध्य। राजपूतों के बारे में देखें तो राजपूत का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो राजपूत का शाब्दिक अर्थ होता है राजा का पुत्र। ठीक है। राजपूतों की उत्पत्ति बहस का विषय है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो उनकी उत्पत्ति का समर्थन करते हैं, जैसे अग्निकुंड सिद्धांत, राजपूतों का जो अग्निकुंड सिद्धांत है, फिर आदिवासी मूल का सिद्धांत भी माना जाता है, फिर विदेशी मूल का भी सिद्धांत माना जाता है, क्षत्रिय मूल का सिद्धांत माना जाता है, मिश्रित मूल का सिद्धांत माना जाता है। मतलब राजपूत जो है, विद्वानों में मतभेद है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में। ठीक है। राजपूत प्रारंभिक मध्यकाल के थे। राजपूतों का काल जो कालखंड रहता है वो 647 एडी से लेकर 1200 एडी, 647 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी का जो काल है वो राजपूतों का काल माना जाता है। हर्ष की मृत्यु से लेकर 12वीं सदी तक भारत का भाग्य ज्यादातर विभिन्न राजपूत वंशों के हाथों में था। राजपूत कुल के बारे में देखेंगे तो लगभग 36 राजपूतों के वंश के बारे में बताया गया। 36 राजपूत वंश हैं और प्रमुख कबीले हैं, जैसे बंगाल के महल, दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौर, मेवाड़ के गुहिल और सुसूरिया वंशी, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार, बंगाल के सेन, गुजरात के सोलंकी, ये सभी राजपूत वर्ग हैं। राजपूतों में पाल वंश के बारे में देखेंगे तो पाल वंश का पहला शासक जो था वो गोपाल था, 745 से लेकर 769 ईस्वी। पाल वंश के संस्थापक, और उन्होंने व्यवस्था के भी बहाल किया था। उत्तर और पूर्वी भारत पर इन्होंने शासन किया था। इसके पाल वंश का विस्तार किया और मगध पर अपनी सत्ता का विस्तार किया। पाल वंश का एक शासक है धर्मपाल, इसके बारे में देखेंगे। धर्मपाल का जो शासन काल है वो 769 ईस्वी से लेकर 815 ईस्वी के मध्य। यह गोपाल का पुत्र है और अपने पिता का उत्तराधिकारी भी था। इसने बंगाल, बिहार और कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। इसने प्रतिहारों को पराजित किया और उत्तरी भारत का स्वामी भी बना। वह एक दृढ़ बौद्ध था, एकदम उत्साही बौद्ध था धर्मपाल, और उन्होंने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कई मठों की स्थापना भी इन्होंने किया। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भी जीर्णोद्धार किया। ठीक है। पाल वंश के एक और शासक हैं देवपाल हैं, जो 815 ईस्वी से लेकर 855 ईस्वी के मध्य इनका कालखंड कहलाता है। देवपाल जो है धर्मपाल का पुत्र है, जिसने अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया। इसने पाल प्रदेशों को अछूत बनाए रखा। इसने असम और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था। तो इन सभी राज्यों को इन्होंने विजित किया था। उसी बाद जो शासनकाल है वह देवपाल का है। देवपाल का जो शासनकाल है वो 815 से लेकर 855 ईस्वी तक। देवपाल धर्मपाल का पुत्र है, जिसने अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया। इसने पाल प्रदेशों को अछूत बनाए रखा। इसने असम और उड़ीसा पर कब्जा कर लिया।
इसके बाद जो शासन काल है वो महिपाल का है। महिपाल का जो शासन काल है 998 से लेकर 1038 ईस्वी के मध्य। इसके शासन काल में पलाश शक्तिशाली हुए, पाल जो थे वो शक्तिशाली हुए। महिपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश का पतन हो गया। उसके बाद शासन किसका है? गोविंदपाल का है। गोविंदपाल का शासन पीरियड है, गोविंदपाल का। इनका वंश संदिग्ध है क्योंकि इनका शासन मदनपाल को पाल वंश का 18वां और अंतिम शासक कहा जाता है, लेकिन इनके बाद गोविंदपाल आए। इतिहासकारों के अनुसार महिपाल के बाद के उत्तराधिकारी को कमजोर बताया गया है और उनके बारे में अधिक जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। तो यह महिपाल के बारे में है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। तो देखिए, कन्नौज जो एक ऐसा प्रांत था, एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा नगर था जिसको अधिग्रहण को लेकर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों राजवंश जो थे कन्नौज को लेकर उत्साहित थे कि कौन किसके कब्जे में कन्नौज आएगा। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ठीक है। तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूटों के मध्य। भारत के प्रतिहारों, बंगाल के पालों, यहाँ पलाश लिखा है, पाल है, पाल, ठीक है, बंगाल के पाल और दक्कन के राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, क्योंकि ये तीनों राजवंश कन्नौज और उपजाऊ गंगा घाटी पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ, यह त्रिपक्षीय संघर्ष बहुत लंबे समय काल तक चला और लगभग 200 वर्षों तक यह त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा। और उन सभी का 200 वर्षों से जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, इसमें सभी जो राजवंश हैं वो बहुत कमजोर हुए। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट सभी लोग कमजोर हुए, जिसका फायदा किसको मिला? तुर्कियों को मिला, ठीक है। दिल्ली के तोमर जो हैं, इनके बारे में देखेंगे, दिल्ली के तोमर राजवंश के बारे में। दिल्ली के तोमर प्रतिहारों के सामंत थे। तोमर राजवंश ने 8वीं से 12वीं सदी के मध्य वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अनंगपाल प्रथम ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में तोमर राजवंश की स्थापना की थी। अनंगपाल द्वितीय एवं ढीलकापुरी का संस्थापक था। अनंगपाल जो था, अनंगपाल द्वितीय, वह ढीलकापुरी का संस्थापक था, जो अंततः दिल्ली बन गया। अनंगपाल द्वितीय को 11वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान दिल्ली की स्थापना और आबाद करने का श्रेय दिया जाता है। अनंगपाल तोमर सेकंड को उनके पोते पृथ्वीराज चौहान ने उत्तराधिकारी बनाया। 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और तोमर उनके सामंत बन गए। तो यह सभी तोमर का इतिहास है। तो देखिए, बाकी इतिहासकारों के बारे में देखेंगे। पाल साम्राज्य जो है वो 750 ईस्वी से लेकर 1162 ईस्वी तक पाल साम्राज्य का इतिहास है। दिल्ली और अजमेर के चौहानों के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो देखिए, दिल्ली और अजमेर के चौहान, तो चौहानों ने 1101 शताब्दी में अजमेर में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और वे प्रतिहारों के सामंत थे। जो चौहान थे, अजमेर के चौहान थे, वह प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी के दौरान आरंभ में मालवा के परमारो और दिल्ली से उज्जैन पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। पृथ्वीराज चौहान इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कन्नौज के राठौर, कन्नौज के जो राठौर हैं उन्हें देखेंगे। राठौरों ने 1090 से लेकर 1094, राठौरों ने 1090 से लेकर 1194, 1090 से लेकर 1194 तक कन्नौज की गद्दी पर स्वयं को स्थापित किया। जयचंद इस वंश का अंतिम महान शासक था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में वह मारा गया और गोरी के द्वारा यह मारा गया। बुंदेलखंड के चंदेलों के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसे पूर्वांचल भी बोलते हैं, एक अवध है और एक बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड जैसे यह मान लें, जैसे यह उत्तर प्रदेश का जो मैप है आमतौर पर चतुर्भुजाकार है, तो यह जो इलाका पड़ता है, यह जो क्षेत्र पड़ता है, यह बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी आता है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। तो बुंदेलखंड, इसी बुंदेलखंड में
चंदेलों की उत्पत्ति हुई, चंदेलों का राज्य चलता था। इन्होंने 9वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश स्थापित किया था बुंदेलखंड में। चंदेल वंश का संस्थापक छोटे राज्य का शासक नंदुक था। यह चंदेल वंश का संस्थापक था। चंदेलों ने 9वीं से 13वीं सदी ईस्वी के बीच लगभग 500 वर्षों तक मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। उन दिनों बुंदेलखंड क्षेत्र को जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, जिसे बाद में बदलकर महोबा कर दिया गया। कालिंजर इनका महत्वपूर्ण दीर्घकालीन किला था। चंदेलों ने 1050 ईस्वी में सबसे प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया और खजुराहो में कई खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किया। चंदेल राजवंश भारतीय इतिहास में महाराजा राव विद्याधर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने गजनी के महमूद के हमले को विफल कर दिया था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक परमार्द देव को पराजित किया गया। इसके बाद चंदेल सत्ता बना रहा, मतलब चंदेल सत्ता नहीं बना रहा और अन्य नए राजवंश ओरछा में, बुंदेला, बांधवगढ़ क्षेत्र में बघेल की तरह उभरे। तो यह सभी इतिहास है इसका। मेवाड़ के गोहला या सिसोदिया राजवंश जो है, इसके बारे में देखेंगे क्या है ये। गुहिल या गोहिल वंश का संस्थापक जो था, गोहिल वंश का संस्थापक था। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश था, जिसे गोहला राजवंश भी बोलते हैं, इसके प्रथम संस्थापक, प्रथम शासक जो थे वह गुहिल थे। इसीलिए इनके नाम पर गुहिल राजवंश भी पड़ा। मतलब सिसोदिया वंश का एक अन्य नाम गुहिल वंश भी है। सिसोदिया वंश में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप एक बहुत ही बड़े शासक थे और उनका जो जन्म हुआ था वह सिसोदिया राजवंश में ही हुआ था, सिसोदिया राजघराने में ही हुआ था। यह कबीला कश्मीर में उत्पन्न हुआ। अगर देखा जाए तो इनका जो पृष्ठभूमि है यह कश्मीर में उत्पन्न हुआ। 6वीं शताब्दी में गुजरात चला गया और फिर 7वीं शताब्दी में मगध के क्षेत्र के आसपास फिर से मेवाड़ चला गया। ठीक है। राजपूत शासक बप्पा रावल ने मेवाड़ में गुहिलोत राजवंश या सिसोदिया राजवंश की नींव रखी और चित्तौड़ उसकी राजधानी बनी। मेवाड़ के रावल रतन सिंह के काल में क्या हुआ था, तो 1303 ईडी में अलाउद्दीन खिलजी ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया और उन्हें हरा दिया। उम्मीदवार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। सिसोदिया शासकों राणा सांगा और महाराणा प्रताप ने भारत के मुगल शासकों को कड़ी टक्कर दी है। अगर सिसोदिया राजवंश के बारे में देखा जाए, जिसमें राणा सांगा भी थे, जिन्हें राणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है, और इसमें महाराणा प्रताप और राणा सांगा दो सिसोदिया राजवंश में दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने मुगल शासकों को कड़ी टक्कर दिया है और बाकी दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनको भी कड़ी टक्कर दिया है। इसमें राणा संग्राम सिंह ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी तक को हराया। ठीक है। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश की पंक्ति में मेवाड़ के 54वें शासक थे। अब आप समझ सकते हैं कि सिसोदिया राजवंश इतना पुराना वंश है कि यहाँ पर 54वें शासक माने जाते हैं महाराणा प्रताप जो हैं सिसोदिया राजवंश में 54वें शासक हैं, जबकि सिसोदिया राजवंश को गोहिलोत वंश भी कहा जाता है, गोहिलोत वंश या गोहिल वंश भी कहा जाता है। ठीक है। तो मतलब एक गोहिल नाम के एक सरदार थे जिन्होंने सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। यह पहले शासक थे। ठीक है। और महाराणा प्रताप 54वें शासक थे। मालवा के परमारों के बारे में देखेंगे। मालवा के जो परमार राजपूत थे वह क्या हैं, तो परमार भी प्रतिहारों के शामन थे। इन्होंने 10वीं शताब्दी में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और धारा उनकी राजधानी बनी। परमारों की जो राजधानी है वह धारा नगरी है। परमारों ने 1305 ईस्वी तक शासन किया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय प्राप्त की थी। बाद के परमार शासकों ने अपनी राजधानी को मंडप दुर्ग में स्थानांतरित कर दिया। राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी तक शासक रहे। फिर राजा भोज परमार वंश के एक अलग शासक हुए, राजा भोज, जो 1010 से 1055 तक शासन रहे। वह इस काल का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने भोपाल के निकट 250 वर्ग मील से अधिक क्षेत्रफल में एक सुंदर झील का निर्माण कराया। ठीक है। इन्होंने संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए धारा में एक कॉलेज भी स्थापना किया। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में राजा भोज ने बहुत ही अविस्मरणीय योगदान दिया हुआ है। ठीक है।
तो ये सब देखेंगे। आइए एक बार और दोहरा लेते हैं इसे, क्या है इसमें। उत्तर भारतीय राजपूत तो राजवंश जो है वो 8वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य माना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे तो राजपूतों की उत्पत्ति बहस का विषय है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो मानते हैं कि जैसे राजपूत को माना जाता है अग्निकुंड का सिद्धांत है। ये अग्निकुंड का सिद्धांत किसका है? यह पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है जिसके रचयिता जो है चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है कि मतलब राजपूतों की उत्पत्ति जो हुई है वह अग्निकुंड से हुई है। यह पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित है। आदिवासी मूल का सिद्धांत ऐसा माना जाता है राजपूत जो थे असल में आदिवासी थे और धीरे धीरे वह उनके अंदर सुधार हुआ और वह जैसे धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और उसके बाद वह राजपूत के रूप में स्थापित हुए। विदेशी मूल का सिद्धांत भी राजपूतों के रूप में माना जाता है। क्षत्रिय मूल का सिद्धांत भी माना जाता है। मिश्रित मूल का सिद्धांत माना जाता है। तो यह सभी राजपूतों के बारे में अलग अलग विरोधाभास हैं। बाकी देखेंगे तो राजपूतों के कितने राजवंश माने गए हैं? तो 36 राजवंश माने गए हैं। यह सब कुछ इसमें महत्वपूर्ण है। पाल वंश का प्रथम शासक जो था गोपाल था, ठीक है। तो ये सब देखिए, फिर पाल वंश का पहला शासक गोपाल था, उसके बाद धर्मपाल एक विशिष्ट शासक था, फिर देवपाल। तो इस तरह से, और पाल वंश के शासक कहाँ राज करते थे? वह बंगाल में राज करते थे। और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। दिल्ली के तोमरों के बारे में देख लेंगे। दिल्ली और अजमेर के चौहान, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान जिसे पृथ्वीराज पिथौरा भी बोलते हैं, यह पृथ्वीराज चौहान जिन्हें राय पिथौरा भी बोलते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। फिर बुंदेलखंड के चंदेल थे, चंदेल राजपूत थे जो बुंदेलखंड में रहते थे। तो यह उन लोगों का है। चंदेलों की जो राजधानी थी खजुराहो थी, इसे आप लोग को देख लेना चाहिए। मेवाड़ के गुहला या सिसोदिया, मेवाड़ के जो शासक थे उन्हें गुहला राजवंश भी कहा जाता है, सिसोदिया राजवंश भी कहा जाता है। बहुत ही पुराना राजवंश है। और यह राजवंश जो है इसमें महाराणा प्रताप जो है 54वें शासक है, 54वें शासक हैं सिसोदिया राजवंश के। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना राजवंश है। और इसके बारे में भी कहा जाता है जो गुहिला राजवंश था, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी कश्मीर में हुई थी। फिर उसके बाद यह गुजरात चले गए जो गुहिला या सिसोदिया लोग थे। फिर 7वीं सदी में मगध के क्षेत्र में आए। फिर उसके बाद वह मेवाड़ चले गए और फिर वहां पर उन्होंने राजसत्ता स्थापित की। सिसोदिया राजवंश में राणा सांगा और महाराणा प्रताप 2 बड़े शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक तक को टक्कर दिया था। फिर मालवा के परमार हैं जिनकी राजधानी धारा थी, इसे आप लोग देख लें। जिसमें मालवा के परमार में ही राजा भोज एक बहुत बड़ी विशिष्ट शासक थे और संस्कृत साहित्य के प्रति और वास्तुकला के प्रति इनका अभूतपूर्व योगदान था। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। धर्म सरकार, ये साहित्यकार जो है राजपूतों के समय में, जैसे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे जो लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे। फिर है पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। कला और वास्तुकला के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।